आप लोग अपने दोस्त यार में जो भी हो ना उनको बता दीजिए कि कल से या परसों से, कल से अगर नहीं हुआ तो परसों से ज़रूर पेपर शुरू कर देंगे। तो जो पेपर लेके पढ़ना चाहते हैं और आखिरी मौका है, बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो यहाँ से तैयारी हो जाएगी। चलिए। और यह है अलीगढ़ तहरीक। तो थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए अपने मन से। कौन पढ़ेगा, जल्दी बोलिए। अलीगढ़ तहरीक। जी सर। अच्छे अच्छे से पढ़िए आप। अलीगढ़ तहरीक। हाँ, अच्छे से पढ़िए, साफ सुथरा आवाज़ में पढ़िए यहाँ से। अलीगढ़ तहरीक का लक्ष्य बंद है। हम्म। 1947 ईस्वी के हम्म। कैसे काम चलेगा? चलिए मैं खुद पढ़ता हूँ। रुक जाइए, सही से नहीं है, थोड़ा मेहनत कीजिए। नहीं मेहनत करेंगे तो आप ही को नुकसान होगा। मुकाबले में देखिए कितने लोग हैं, एक सीट है, 50-50 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं। तो यूनिवर्सिटी वाले किसको लेंगे? उसी को ना, थोड़ा सा जिसके अंदर सलाई है। तो पढ़ाई में तो तब्दीली अगर नहीं आ रही तो दिक्कत है ना। 1857 ईस्वी की जंग प्लासी के बाद हिंदुस्तान जदीद दौर में दाखिल होता है। ये पहला मौका था जब यूरोपीय तिजारती कौम ने हिंदुस्तान की सियासत में रेशा दवानियों का फ़ायदा हासिल करके अपना इस्तिबदादी पंजा गाड़ दिया। जुल्म का पंजा, इस्तिबदादी पंजा मतलब अपना जुल्म का पंजा गाड़ दिया। बंगाल के बेशुमार दौलत हाथ लगने के बाद अंग्रेज़ों की नीयत खराब हो गई। फिर 1764 की बक्सर की लड़ाई में मुगल, अवध, औध और बंगाल की मुत्तहिदा अफवाज को अंग्रेज़ों ने शिकस्त देकर अपनी फौजी बर्तरी को साबित कर दिया। हिंदुस्तान की दीगर रियासतों को भी रफ्ता रफ्ता अंग्रेज़ों ने शिकस्त देकर या कमज़ोर करके लूटना खसोटना शुरू कर दिया। आखिर यह जुल्म कब तक और बर्बरियत कब तक? हिंदुस्तान के दीगर जहनों में अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत की आग भड़कने लगी। चुनाच जंग प्लासी के ठीक 100 साल बाद 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जंग लड़कर उन्हें बेदखल करने की आखिरी कोशिश की गई। ये कोशिश देर पा साबित न हुई, जिसकी कई वजूहात हैं। मसलन इत्तेहाद व इत्तेफाक की कमी। ये बड़ी चीज़ होती है। घर में भी माँ बाप हैं या सास ससुर हैं, शौहर हैं, भाई हैं, जो भी हैं लोग हैं, थोड़ी बहुत कमी अगर उसमें से कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा तो घर टूट जाएगा। घर टूट जाएगा। तो कमी बेशी बर्दाश्त करनी होती है। बेहतर और मुनज़्ज़म फ़ौज का ना होना, अंग्रेज़ों के मुकाबले में नाकिस हथियार और असलहा, ये चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ भी लोग हारे, कोशिश किए लेकिन फिर भी हारे। अब यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि इनकलाब 1857 ईस्वी हिंदुस्तानी तारीख की सबसे अहम वाक़यात में से एक है, जिसने एक नए हिंदुस्तान को जन्म दिया। अंग्रेज़ों और पहले के दीगर फातह कौमों में एक बुनियादी फ़र्क ये था कि मुअर्रिख़ुल ज़िक्र ने हिंदुस्तान को ग़ुलाम नहीं बनाया, बल्कि बखुद उसके ग़ुलाम हो गए। जबकि उसके बरक्स अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाया। नस्ली तफव्वुक़, इल्मी बरतरी और अस्करी क़ुव्वत का ज़ुअम उनमें मौजूद था। नतीजतन किन में? अंग्रेज़ों में। आज भी ये मशहूर है, अंग्रेज़ों में गोरापन और कालापन वाला मामला आज भी उठाया जाता है। ठीक है। नतीजतन हिंदुस्तानी अवाम ज़हनी कशमकश में मुब्तला होकर एहसास कमतरी का शिकार हो गई। ये बता रहे। उसके बाद कह रहे हैं, इन्हें मुसीबत से निकालने के लिए, इन्हीं मुसीबत से निकालने के लिए, या इन्हें कहिए, इन्हें यानी कौम, और इन्हीं कहेंगे तो इन मुसीबत यानी अंग्रेज़ों की मुसीबत, तो या इन्हें पढ़िए, इन्हें यानी ये कौम के लोगों को मुसीबत से निकालने के लिए मुस्लिह कौम
अब सवाल आ जाएगा कि इसमें किस अदीब को मुस्लिह कौम के खिताब से नवाजा जाता था। सर सैयद को मुस्लिह कौम उठ खड़े हुए जिन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से सियासी, समाजी, तालीमी और मजहबी इस्लाही तहरीकात के ज़रिए मुखलिसाना खिदमत अंजाम दी। एक मुस्लिह कौम का नाम सर सैयद है, जिनकी तहरीक का आगाज़ अलीगढ़ तहरीक के नाम से हुई। यानी अंग्रेज़ों से जो जुल्म बर्बरियत होती चली आ रही थी, उससे कौमों को छुड़ाने के लिए और उदासी से निकालने के लिए किसने बड़ा सा इदारा कायम किया था? कमेंट कीजिए फौरन। सर सैयद ने। ठीक है, अच्छा एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। सारिया पढ़ो यहाँ से, जोर जोर से पढ़ो। हाँ हाँ, निशान जहाँ से लगाया है पढ़िए। हम्म 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 उजाला है कि इजाला है? इजाला सही नहीं पढ़ रहे हो, क्या बात है। हाँ चलिए। हम्म 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 इहिया पर जोर दिया, इहिया पर जोर दिया। रुक जाइए। अव्वल जिक्र बरहमू समाज, ये देखिए, ये बरहमू समाज पर अर्थना समाज और अलीगढ़ तहरीक वगैरह, जबकि दूसरी तहरीक में आर्या समाज, राम किशन और देवबंद तहरीक। ये सवाल एक मतलब आ चुका है कि बरहमू समाज और आर्या समाज ये किस ज़माने का जिक्र है? तो सर सैयद के ज़माने का है, याद रखिएगा। बरहमू समाज और आर्या समाज की तहरीक कब चली थी? सर सैयद के ज़माने में चली थी। आगे आ जाइए। 1857 के इनकलाब में चूंकि मुसलमानों का बड़ा अहम रोल रहा और अंग्रेज़ इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे, इसलिए उन्हें हर पहलू से नज़रअंदाज कर देना ज़रूरी समझा। सर सैयद ने अपनी अंतिम कोशिशों से एक तरफ अंग्रेज़ों के जहनों को साफ करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ अंजुमनों और अलीगढ़ के क़याम, तसनीफ़, तालीफ़, मज़ामीन, सहाफ़त और तकरीरों के ज़रिए मुसलमानों के तालीमी, सियासी और समाजी इन्हतात को दूर करने का भी बेड़ा उठाया। अलीगढ़ तहरीक ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के तनज़्ज़ुल के सद्देबाब, सद्देबाब मतलब ख़त्म करना, यानी तनज़्ज़ुली कमज़ोरी की जो दरवाजे थे उसको ख़त्म करने के साथ साथ उर्दू अदब पर भी बड़े गहरे असरात मुरतब किए हैं। इनका जिक्र आइंदा आएगा। ठीक है, अभी अलीगढ़ के समाजी खिदमात है, जल्दी से पढ़िए कोई आप में से बुलंद आवाज से। हम्म 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 रिफार्मर, रिफार्मर अंग्रेजी जुबान का लफ्ज, मोहम्मदन सोशल रिफार्मर। सुनिए, जब बोलूं तो सुना कीजिए। अरे शबिस्तान, जब मैं बोलूं तो सुना कीजिए, सही तलफ़ुज़ क्या है? मोहम्मदन सोशल रिफार्मर। पढ़िए।
हम्म। हम्म। घुन की तरह, घिन क्या होता है? घुन की तरह, घुन की तरह। रुक जाइए आप। सवाल आ सकता है कि तहजीबुल अखलाक रिसाला जो है, सर सैयद ने निकाला है, उसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर। दूसरा सवाल ये आ सकता है कि इसका मकसद क्या था? तो कह रहे हैं कौम में जदीद ज़िंदगी के मसाइल को समझने की सलाहियत बेदार करना था। कौम में जदीद ज़िंदगी के मसाइल को समझने की सलाहियत बेदार करना था इस पर्चे से। ठीक है। अच्छा देखिए, कुछ मज़ामीन हैं यहाँ, मैं निशानजद करते चलता हूँ, दिमाग में रखिए इसको। ये है आज़ादी राय। आज़ादी राय। ठीक है। दीन और दुनिया की तफरीक इसमें ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है। दीन और दुनिया के बारे में शख्सियत का नुक्ता नज़र यह था कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में जदीद उलूम और सर पर ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज है। ठीक है। ये सवाल आ चुका है एक मरतबा, पिछले पुराने पेपर जब होंगे तो देखिएगा ये किसका कौल था। खुद एतमादी पैदा करना बहुत ज़रूरी है इंसान को। बहुत सारे लोग हैं इस ग्रुप में भी, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जानते बहुत कुछ हैं लेकिन उनको लगता है मैं क्या जानती हूँ, क्या जानता हूँ। ऐसा नहीं है। और ज़्यादा खुद एतमादी यानी बड़कपन, जानना कुछ नहीं है, बात बनाकर बोलना, ये गलत है। तो एतदाल बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। एतदाल बहुत ज़रूरी है। और जो भी काम करना है अपने भरोसे पर करना है, किसी और के भरोसे पर करेंगे तो काम आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसी तरह करें, ये जज्बा तरक्की की बुनियाद है। नाउम्मीद और मायूसी, नाउम्मीदी और मायूसी से भी कौम को निकालना था। ठीक है। इसी तरह एक और इनका देख लीजिए, काहिली और सुस्ती, उम्मीद की खुशी, रस्म व रवाज, रियाकारी, ये सब मजामीन हैं इनकी। खुशामद मजामीन है। और बहस व तकरार, यहाँ देखिए बहस व तकरार, तासुब, तासुब कहते हैं जानिबदारी बिला वजह की। ठीक है। ये सब किन के मजामीन है? सर सैयद के मजामीन है। तालीमी खिदमत, तो उन्होंने जो कायम किया था उसको आप देखें। वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कल देखा आपने, इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए इसको। सर सैयद इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि मुसलमान अंग्रेजी सीखने पर राजी नहीं होंगे। जानते थे चूँकि हालात वैसे ही थे, इसलिए वह जदीद उलूम की किताबों का अंग्रेजी से उर्दू में तर्जमा कराना चाहते थे। ठीक है। दिल्ली कॉलेज की वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी ने यह काम अंजाम दिया था, लेकिन बेवक्त कॉलेज बंद हो जाने से यह काम अधूरा रह गया। इस मकसद के तहत सर सैयद ने गाज़ीपुर में अपने क़याम के दौरान 9 जनवरी 1869 को कायम की साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। ये सवाल आ चुका है, ये सवाल आ चुका है कि इसके क़याम का मकसद क्या था? तो अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू में तर्जमा करना। और उसमें ऐसे ऐसे ऑप्शन में थे कि लग रहा था कि वही इसका असल मकसद हो सकता है, ये नहीं। और तहज़ीबुल अखलाक के जो मकासद है वो मकसद भी इसमें शामिल थे सवाल में, ऑप्शन में। इसका असल मकसद क्या था? साइंटिफिक सोसाइटी का अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू में तर्जमा करना। करें कि बाद में इनके क़याम के तबादला ये सोसाइटी अलीगढ़ में मुंतकिल हो गई। इस सोसाइटी ने तकरीबन 40 किताबों का, देखिए ये भी याद रखिएगा, कितने किताबों का? तकरीबन 40 किताबों का अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा किया था। ठीक। अंग्रेज़ी में सर सैयद मादरी ज़ुबान यानी उर्दू को ज़रिए तालीम करार देते थे। याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। एक की वजह तो ये वही है कि जो पहले गुजर चुकी, यानी मुसलमान अंग्रेज़ी की तरफ माइल नहीं हो रहे थे। दूसरी वजह उन्होंने ये बयान की कि गैर मुल्की ज़ुबान में तालीम हासिल की जाए तो दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। एक तो असल मजमून पर दूसरे ज़ुबान सीखने पर मज़ीद ये कि इल्म देर पा नहीं होता, इसलिए कि उनके जहन में एक वर्नाकुलर यूनिवर्सिटी का खाका मौजूद होता है। मगर बरतानिया के सफ़र से लौटने के बाद उनकी फ़िक्र में बड़ी तब्दीली आ जाती है
और वह उर्दू के बजाय अंग्रेज़ी की को ज़रिए तालीम के तौर पर अपनाने की अपील करते हैं या जोर देते हैं। अपने इस मौक़िफ़ की तायद में वह कहते हैं कि तमाम उलूम को उर्दू में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। सर सैयद, जदीद उलूम को हासिल करना नागुज़ीर यानी ज़रूरी है। दूसरे ये कि हुक्मरानों की ज़ुबान अंग्रेज़ी है। तीसरे ये कि राजा राम मोहन राय की क़यादत में बिरादरान वतन अंग्रेज़ी ज़ुबान की तरफ मुतवज्जो हो गए थे और मुसलमानों से आगे बढ़ रहे थे। ये सारी चीज़ें थीं। एक दूरअंदेश इंसान ऐसे सोचता है। ठीक है, चलिए यहाँ से पढ़िए। पढ़ो सारिया, क्या होता है, पढ़ नहीं रही हो? हम्म। 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 मुखालिफिन में थे। हम्म। 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 रफ़क़ा नहीं, रूफ़क़ा में दिन ब दिन लोग आगे बढ़ते हैं, दिन ब दिन आप पीछे ही जा रहे हो। तो पढ़ाई में आना चाहिए ना। हम्म। चलिए, अदब खिदमत। अब यहाँ कुछ किताबें उसको हम देखते हैं। कह रहे हैं कि सर सैयद ने कम उम्री में ही लिखना शुरू कर दिया था और यह सिलसिला वफ़ात के 9 दिन पहले तक चला। आखिरी मजमून उन्होंने तहज़ीबुल अखलाक में उर्दू की हिमायत में लिखा था, जबकि आगाज़ अपने बड़े भाई के अखबार सैयदुल अखबार से किया था। याद रखिएगा, सबसे पहले किस अखबार से लिखना शुरू किया था? सैयदुल अखबार से। उनकी पहली किताब रिसालतुल क़ुलूब बिज़िक्र हबीब बेज़िक्र महबूब, सर सैयद की पहली किताब है रिसालतुल क़ुलूब बेज़िक्र महबूब। उन्हें तकरीबन हर मौजू पर कलम उठाया। तारीख़ की 3 अहम किताबों आइन अकबरी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही और तुज़्क जहांगीरी को मुरतब किया। याद रखिएगा, इन तीनों किताबों को सर सैयद ने मुरतब किया। दिल्ली की इमारतों का तफसीली जायज़ा असारुस सनादीद में लिया। सब अहम किताबें हैं। इनकलाब 1857 के ताल्लुक से तारीख़ सरकशी बिजनौर और असबाब बगावत हिंद तहरीर की। मज़हब पर भी किताबें लिखी, तफसीर कुरान, तफसीर इंजील, तबयीनुल कलाम, खुतबात अहमदिया, इब्ताल ग़ुलामी और अहकाम ताम अहले किताब, अहकाम ताम अहले किताब वगैरह। कुल मिलाकर 40 से ज़्यादा किताबें सर सैयद ने तहरीर की। जहाँ तक अदब की बातें हैं, उस पर बाज़ाब्ता किताब तो नहीं लिखी, अलबत्ता अखबार, साइंटिफिक सोसाइटी, बात को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गज़ट और तहज़ीबुल अखलाक में शाये उनकी इन शाइयों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उर्दू ज़ुबान, उसलूब और नसर को खुद सर सैयद और उनकी तहरीक ने किस कदर मुतासिर किया। उन्होंने आसान और सादा नसर निगारी को फ़रोग़ दिया। सर सैयद ने किस तरह के नसर को फ़रोग़ दिया? आसान और सादा नसर। अगरचे फोर्ट विलियम कॉलेज और खतूत गालिब के ज़रिए उसकी दाग बेल पड़ चुकी थी, मगर अभी ये रुझान आम नहीं हुआ था। सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक ने उर्दू अदब की ये बड़ी खिदमत की कि पुरतकल्लुफ़ नसर को तर्क करके सलीस व सादा को तरक्की दी।
दूसरा काम ये किया कि तहरीर को बामकसद और इफादियत का हामिल बनाया। तहज़ीबुल अखलाक में सर सैयद के जो अदबी मज़ामीन या इंशाइया शाये हुए उनमें चंद ये देख लीजिए आप, ये पढ़ लेंगे फिर हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ देखिए, बहस व तकरार, उम्मीद की खुशी, गुजरा हुआ ज़माना, जाड़ा, तालीम, जाड़ा है तो जाड़ा याद रखिए, हो सकता है जाड़ा ही पूछ ले, तालीम, रस्म व रवाज की पाबंदी, आज़ादी राय, दुनिया समझ, समझ एक अपने मजमून है, दुनिया बउम्मीद कायम है, अखलाक, रियाकारी, खुशामद, अपनी मदद आप, अपनी मदद आप। ये तमाम मज़ामीन किसके हैं? तमाम मज़ामीन सर सैयद के हैं। चलिए, अभी उनके रूफाका के बारे में तफसीली पढ़ चुके हैं तनकीद में। और आगे यहाँ आगे आजा भाई, नहीं रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये किताबें देख लीजिए, ये किताबें यहाँ से सवाल आते हैं, ये किताबें अहम है, यहाँ से सवाल आते हैं। हयात जावेद अल्ताफ नाली मशहूर है। सैयद अहमद खान खलीक अंजुम की किताब याद रखिएगा। सर सैयद और उनका नाम और रुफ़ाका, सैयद अब्दुल्ला की किताबें, मीर अमन से अब्दुल्ला तक सैयद अब्दुल्ला की किताबें, मुताले सर सैयद अहमद खान अब्दुल हक की किताबें, सर सैयद और हिंदुस्तानी मुसलमान नूरुल हसन नकवी की किताबें, सर सैयद अहमद खान और उनका वाह सुरैया हुसैन, ये किताबें, इसमें से 3-4 किताबें आ चुकी हैं इम्तिहान में, याद कर लीजिएगा जुबानी। सर सैयद अहमद खान और उनका हाथ इसके सुरैया खान। अब है तरक्की पसंद तहरीक, इसको भी पढ़ लेते हैं। पस मंज़र, ये पढ़ लेना ज़रूरी है, ये अहम है। शबिस्तान पढ़िए, यहाँ से जोर से पढ़िए। पस मंज़र, हाँ। बुहरान से सियासी बुहरान से। हम्म, 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 हम्म। यूरोप नहीं, यूरोप होता है, चलिए। यूरोप, यूरोप नहीं, यूरोप यूरोप यूरोप। मऊ के लोग तो अच्छी उर्दू पढ़ते हैं। हम्म, हम्म। नबुर्द आजमा थे, नबुर्द आजमा थे, चलिए रुक जाइए, सबको कह रहे हैं थोड़ा उर्दू पढ़ना सीखिए, बंद हो बस कीजिए, उर्दू पढ़ना सीखिए, बहुत बहुत दिक्कत होगी बाद में। कुछ तो लोग होंगे जो अच्छा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि माहौल ऐसे ही बन जाएगा। अगर अभी के ज़माने में अगर आगे बढ़ना है और अपने अंदर उस असर और रसूख पैदा करना है, थोड़ा सा सबसे आधा घंटा अपने ऊपर मेहनत कीजिए, बस अपने ऊपर, बहुत आगे निकल जाइएगा। मुकाबला कहाँ है, हम लोग कहते हैं बहुत मुकाबला नहीं है अब, पढ़े लिखे का मुकाबला कम है। चलिए, जुलाई 1935 में पेरिस में कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दुनिया के अदीबों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। पहली बार दुनिया के सारे अदीब एक तहरीक की शक्ल में मुत्तहिद हुए। इस कॉन्फ्रेंस में तय किया गया कि अदीब को अपने ज़ाती खानों से निकलकर इंसानों के इज्तिमाई मफाद और तहज़ीब व सक़ाफ़त की आला कदरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
रजात पसंद क़ुव्वतों के मुकाबिल आना चाहिए और अपने फ़न को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करना चाहिए। ये बात हुई थी वहाँ। अब यहाँ देखिए, 24 नवंबर 1934 में हिंदुस्तानी नौजवानों का एक गिरोह लंदन यूनिवर्सिटी के एक रेस्टोरेंट नॉन किंग के पीछे एक कमरा में जमा हुआ। ठीक है, उन अदीबों ने हिटलर के फासिज्म की मुखालिफत की। ये याद रखना पड़ेगा, ये इसका टूल है। इन ग्रुप ने 1935 जी, हिटलर का फासिज्म दादागिरी दादागिरी फरमाया मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ जो होता है ना, मैं जो कहूँ वही होगा, वही दादागिरी। इन ग्रुप ने 1935 में एक अदबी हल्के की शक्ल इख्तियार कर ली। अब देखिए धीरे धीरे, इस हल्के में सज्जाद ज़हीर थे, जिन्होंने 1932 में अपने हमख्याल अदीबों अहमद अली रशीद जहाँ और महमूद ज़फ़र के साथ मिलकर कहानियों का एक मजमुआ अंगारे शाये किया था। इन कहानियों के मौज़ूआत और लहजे में ऐसी तिज़ाबियत थी कि हिंदुस्तान के रिवायती मुआशरे में उसे कबूल नहीं किया गया और इस किताब को ज़ब्त कर लिया गया। सज्जाद ज़हीर के अलावा अंग्रेज़ी के नावल निगार मुल्क राज आनंद, बंगाली के अदीब ज्योति घोष और प्रमोद सिंह गुप्ता और उर्दू के शायर डॉक्टर दीन मोहम्मद तासिर शामिल थे। ये सब लोग शामिल थे, याद रखिएगा। इन लोगों ने एक अंजुमन बनाई और उसका नाम इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन था। इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन था, ठीक है। इन लोगों ने जो एक कमेटी बनाई थी और मुल्क राज आनंद को इसका सदर मुकर्रर किया। खूब याद रखिएगा, जहाँ जहाँ निशान लगा रहा हूँ इधर से सवाल बनते ही बनते हैं। अंजुमन की मैनिफेस्टो का मुसव्वदा लंदन में तैयार हुआ था, ये भी याद रखिएगा। उसकी नकल सज्जाद ज़हीर ने हिंदुस्तान में अपने दोस्तों डॉक्टर अशरफ महमूद ज़फ़र और उनकी अहलिया डॉक्टर रशीद जहाँ के अलावा अहमद अली और क्या लिखा है और हीरीन मुखर्जी को भेजा। ठीक है, इस मैनिफेस्टो में जो तजावीज़ पेश की गई वो ये हैं, 6 चीज़ें थी। पहली चीज़ क्या थी, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ लिसानी सूबों में अदीबों की अंजुमन कायम करना। अरे जाहिर, अभी जो मैं सवाल कर रहा हूँ अभी उसको देखिए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको याद कीजिए, फिर उसको देख लिया जाएगा वरना ये छूट जाएगा। देर सवाल बनते हैं। नंबर 2, उन अदबी जमातों से मिलाप पैदा करना जो अंजुमन के मकासद के खिलाफ न हो। ठीक है। नंबर 3, तरक्की पसंद अदब की तख्लीक करना, सेहतमंद अदब का तर्जमा करना जिससे हम तहजीबी पसमानदगी को मिटा सकें और हिंदुस्तानी आज़ादी और समाजी तरक्की की तरफ बढ़ सकें। 4 में था हिंदुस्तानी को कौमी ज़ुबान और इंडो रोमन रस्मुल ख़त को कौमी रस्मुल ख़त तस्लीम करने का प्रचार करना। और 5 में था फ़िक्र नज़र और इजहार ख्याल की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करना। 6 में था अदीबों के मफाद की हिफाजत करना, अवामी अदीबों की मदद करना जो अपनी किताबें तबाह कराना चाहते हैं। ये 6 चीज़ें तैयार की गई थी। आगे देख लीजिए, कुछ चीज़ें और हैं। अंजुमन के अगराज मकासद को प्रेमचंद ने अक्टूबर 1935 में अपने रिसाले हंस में शाये किया और एक इदारिया लिखा और इन मकासद को हिमायत की और लिखा। ये हमारे अदब में एक नए दौर का आगाज़ है। दूसरी मरतबा फरवरी 1936 में लेफ्ट रिव्यू लंदन ने शाये किया। अच्छा, अब ये रिसाला का नाम याद रख लीजिए, हंस। यानी प्रेमचंद ने अपने किस रिसाले में इसकी हिमायत की या अगराज मकासद को शाये किया, तो रिसाला हंस में। ठीक है, आगे आ जाइए। सानिया पढ़ो यहाँ से। सानिया, आवाज़ नहीं जा रही क्या? हाँ जा रही, बोलिए, पढ़िए। देख रहा चलिए, किताब इसीलिए देता हूँ ना, खोल कर रख लेते अपने मोबाइल में, धुंधला दिख रहा है तो।
इलाहाबाद में अहमद अली के अलावा फिराक गोरखपुरी और डॉक्टर एजाज हुसैन थे। हिंदी के अदीब शिवदान सिंह चौहान और नरेंद्र शर्मा थे। एहतशाम हुसैन और सैयद वक़ार आज़िम उस वक्त एमए के तालिब इल्म थे। इन सब ने सज्जाद ज़हीर के मंसूबे की तायद की। पंडित अमरनाथ झा वाइस चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और डॉक्टर ताराचंद ने उनकी हौसला अफजाई की। इलाहाबाद में तरक्की पसंद अदीबों का एक हल्का बन गया जिसमें हिंदी और उर्दू के अदीब शामिल थे। अलीगढ़ में तरक्की पसंद मुसन्निफिन का पहला इजलास 1936 के अवाइल में ख्वाजा मंजूर हुसैन के मकान पर हुआ। याद रखिएगा। सरदार जाफरी, जानिसार अख्तर, हयातुल्लाह अंसारी, असरारुल हक मजाज, अख्तर अंसारी रायपुरी, अख्तर हुसैन रायपुरी और कह रहे हैं कि ख्वाजा अहमद अब्बास, शाहिद लतीफ़ और सिब्त हसन वगैरह शिरकत इस तरक्यात में दिलचस्पी रखते थे। सिब्त हसन इन दिनों हैदराबाद में काजी अब्दुल गफ्फार के अखबार प्याम में काम कर रहे थे। प्याम से किसका ताल्लुक था? सिब्त हसन से। उन्होंने हैदराबाद में इसको मुनज़्ज़म किया। हरीन मुखर्जी ने कलकत्ता में अंजुमन की शक्ल तश्कील दी। पंजाब में महमूद ज़फ़र, रशीद जहाँ, फैज़ अहमद फैज़ ने अंजुमन बनाई। पंजाब में मियाँ इफ्तिखारुद्दीन व फिरोजुद्दीन मंसूर ने भी इस तहरीक के फ़रोग़ में हिस्सा लिया। बिहार में सुहेल अज़ीमाबादी और अख्तर रैनवी ने हल्का कायम किया। इस तरह यह तहरीक पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। ये जो पैराग्राफ इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल बनते ही बनते हैं। अब इसकी असल बात हो गई। अब हम लोग बहुत अंदर नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे इसमें कितने जलसे हुए, कितने जलसे हुए और कब कब कौन सा जलसा हुआ, इसको सिर्फ दोहराएंगे। अब चलिए, पहला जलसा कब हुआ था बताइए, कमेंट कीजिए। 1936। सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। दूसरे जलसे में आ जाइए। दिसंबर 1938 के आखिरी हफ्ते में तरक्की पसंद मुसन्निफिन की दूसरी कुल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुई। इसकी सदारत मुल्कराज आनंद ने की थी। ठीक है, बस इतना याद कर लीजिए। अब आगे आ जाइए, तीसरी में देखिए। ये तफसील पढ़ लीजिएगा, पूरी तफसील के लिए टाइम नहीं है। आप तफसील को, मैं आपको पूरी तफसील दे चुका हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। तीसरी कुल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? मई में दिल्ली में हुई, 1942 में। ठीक है, 1942 में हुई। अच्छा, रिवर्स में कहाँ हुई थी? अच्छा, इसकी सदारत किसने की थी? याद है किसी को? कमेंट कीजिए। इसकी सदारत देखिए यहाँ लिखा हुआ कि इस कॉन्फ्रेंस में अदीब शरीक जो तरक्की पसंद तहरीक इत्तफाक नहीं रखते थे। अच्छा, ये भी सवाल आ सकता है कि तरक्की पसंद की वो कौन सी तहरीक थी जिसमें वो अदीब भी शरीक हुए थे जो इसे इत्तफाक नहीं रखते थे। अच्छा, हल्का रबाब ज़ौक़ के लोग भी इसमें शामिल हुए थे। इसमें सज्जाद ज़हीर, अब्दुल अलीम, क्रिश चंद इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस देख लीजिए यहाँ, 1945 में हैदराबाद में हुई थी। ठीक है, हैदराबाद में हुई। और इसमें हंगामा भी हुआ था। इसमें हंगामा भी हुआ था। कृष्णचंद ने रपुताज पढ़ी थी अपनी, यह रपुताज लिखा था इसी के लिए। ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस के अहम करारदाद डॉक्टर अब्दुल अलीम ने फहाशी के खिलाफ पेश की थी। हसरत मोहानी ने इसकी सदारत की थी। सिर्फ सीधे सीधे आपको याद दिला दे रहा हूं। अब यहाँ आ जाइए। 4 हो गया ना, ये 5वां होगा। तो 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस फिर कहाँ हुई थी? फिर से लखनऊ में, दिसंबर 1947 में। छठी में आ जाइए, मई 1949 में भेमड़ी। भेमड़ी कहाँ है? ये मुंबई में। भेवंडी है असल में, मुंबई में। मैं गया भी हूँ यहाँ। ठीक है,
और कितनी हो गई, 6 हो गई, 7 हुई, भिवंडी मिलाकर 6 हुई या 7, जल्दी बताइए। 6 हुई ना। अच्छा, 7वीं में आ जाइए अब। 6 हुई होगी। अब 7वीं कब हो रही है? मार्च 1952 में तरक्की पसंद अदीबों ने दिल्ली में फिर से एक कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की और एक नया मंशूर कायम किया। याद रखिएगा, एक नया मंशूर कब पेश किया गया तरक्की पसंद अदीब में? 7वीं में। और 8वीं जब खत्म हो गई थी तो कह रहे हैं कि 8वीं में ये हुआ मामला, मई 1956, मई 1956 में कुल हिंद कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। बस आपको याद कर लेना है कि कौन किस नंबर पर आता है, किस सन में हुआ, इतना याद कर लेंगे वो काम हो जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ कुछ अशआर हैं, इसको देख लीजिए। इसमें सलाम मछली शहरी के नज़्म शरायत, इसमें उठा के हाथ कहे इनकलाब जिंदाबाद, लहू से मिसले दुल्हन मेहदिया रचाए हुए। मजाज की नज़्म है, नौजवान खातून से खिताब, तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मजाज का ये शेर है, नौजवान खातून से खिताब। आगे आ जाइए। मजाज का दूसरा शेर देखिए, इनकलाब एक नज़्म में इसी में है। झोंपड़ों में खूं, महल में खूं, शबिस्तानों में खूं, दश्त में खूं, वादियों में खूं, बयाबानों में खूं। जानिसार अख्तर की नज़्म है साकी, जो मुमकिन हो तो तू भी आज रंगी जाम के बदले, लहू के रंग में डूबा हुआ परचम उठा साकी। और एक नज़्म है सरदार जाफरी की जवानी, ये देख लीजिए। मेरे होठों पे नगमे कांपते हैं दिल के तारों के, ये है, मेरे होठों पे नगमे कांपते हैं कांपते हैं दिल के तारों के, मैं होली खेलता हूँ खून से सरमायादारों के। सरमायादार मतलब जो समाज में जुल्म ज्यादती करते हैं। तो ये सब नज़में कब लिखी गई हैं? तरक्की पसंद तहरीक से मुताल्लिक होकर। ये तरक्की पसंद तहरीक की बुनियादी पैराग्राफ जो ऊपर पढ़ाया था वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा 1-2 मरतबा। अच्छा, तरक्की पसंद फिर सन याद कर लीजिएगा। तरक्की पसंद नाविल का देख लीजिए, लंदन की एक रात, 1936 में लिखा गया है, 1938 में शाये हुई है। ठीक है। शिकस्त, ये भी तरक्की पसंद तारीख से मुनहसिर है। इसमें क्या, क्रिश्चियन ने बरहमनी समाज के खिलाफ एहतजाज किया है, याद रखिएगा, बरहमनी समाज के खिलाफ एहतजाज किया है। माशी और तबकाती कश्म निज़ाम में मोहब्बत की नाकामी इस नावल का मौजू है। यानी माशी और तबकाती निज़ाम में मोहब्बत, जाहिर सी बात है, तबकाती मतलब एक तो है कि आशिक व माशूक में क्या होता है कि इश्क कर लिए, बाद में पैसे के मुतालबे हो रहे हैं, या माशूका मुतालबा कर रही है कि अब इश्क भूल गई, उसको सारी हर चीज़ खाली पैसे दिखाई दे रही है, तो ये माशिक बात आ जाएगी। या इसी तरह है कि लड़का इश्क कर लिया, अब निभाने के बात आई तो दहेज का मुतालबा कर रहा है। दोनों तरफ से मामला ऐसा हो सकता है। एक दूसरी बात यह है कि इश्क करने से पहले उन्होंने जात और धर्म को नहीं देखा और अपने कैटेगरी को नहीं देखा, बाद में कह रहा है कि नहीं तुम ओबीसी में हो, जनरल में हो, तो ये है। तो माशी और तबकाती निज़ाम, ये सब चीज़ें हैं। कृष्णचंद ने माशी कशमकश, फरसुदा रसूम वाकायद और ज़ात पात के बंधों की उम्दा काशी की थी, ये इसका मौजू है। इसी से देखिए, अजीज़ अहमद नावल निगार हैं, बता दे रहा हूँ, सब पूछ लेता है कभी कभी कि किस तहरीक से वाबस्ता नावल लिखी गई है। इनके नावल है हवस, मरमर और खून, और गुरेज, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, आग और शबनम। याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। गुरेज एक अहम नावल है, मुतवस्सित तबके के बारे में इसमें आती है। ICS इम्तिहान के पास करने का जिक्र इसमें आता है, निसाब में नहीं लेकिन पूछ लेता है। इसमत चुगताई का नावल जिद्दी है, ये भी तरक्की पसंद तारीख से वाबस्ता है। चलिए, गले में दर्द पकड़ लेता है ना, दिमाग खराब। अब रोमानवी तहरीक अल हक़ाइक़ बाब ज़ौक़, आप लोग कल पूछ रहे थे तो अब इसको हम देख लेंगे। चलिए, रोमानवी तहरीक, रोमानियत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रोमांटिसिज्म। इस्तिलाह में रोमांस कहते हैं, रोमाना कहते हैं। ठीक है।
कि रोमाना जुनूबी इलाके की लातीनी ज़ुबान का हिस्सा है। रोमांस इन ज़ुबानों को कहा जाता है जो यूरोप के जुनूबी इलाकों में बोली जाती है। ठीक है। और इसके बारे में, ये कदीम रोमन लातीनी ज़ुबान की कोख से निकली हुई ज़ुबान है। उन्होंने भी दूसरी ज़ुबानों की तरह मकामी ज़ुबानों के असरात कबूल करने की वजह से मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार की। इनमें अतालवी, हस्पानवी और पुर्तगाली के नाम खासतौर पर काबिल ज़िक्र हैं। हम लोग उर्दू में रुमान देखेंगे चूँकि वही हमारा निसाब है। चलिए, उर्दू में रोमानवी तहरीक का आगाज़ और इर्तिका। ठीक है। पढ़िए यहाँ से, पढ़िए। हम्म। 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 बस। चलिए, चलिए रुक जाइए। इस पैराग्राफ में दो चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को। रोमानियत का आगाज़ उर्दू में 20वीं सदी के इब्तदा में हुई। ठीक है। इस तहरीक को या इस रिवायत को जिस चीज़ ने आगे बढ़ाया वो रिसाला मखजन है। जो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो याद रखिए। अब सर अब्दुल कादिर के रिसाला मखजन है, ये आपको याद कर लेना है। इसमें जो शुअरा थे वो देख लीजिए। रुमानवी तहरीक का बाकायदा आगाज़ इज्तमाही तौर पर रिसाला मखजन यलदरम के मज़ामीन से होता है। इसके बाद जिन उदबा और शुअरा ने रोमानवी रुझान और फ़िक्र के तहत अपनी तहरीरों से मखजन के मिशन को आगे बढ़ाया, उनमें अल्लामा इकबाल, आज़ाद, ज़फ़र, मिर्ज़ा सईद, खुशी, ये नो नाम है। लुत्फ़ुद्दीन, ख्वाजा हसन निज़ामी, शेख अब्दुल कादिर, सज्जाद हुसैन का नाम काबिल ज़िक्र है, जिन्होंने सर सैयद के अहद के अलमबरदार होते हुए भी अपनी तहरीरों में नए और बदलते हुए रुझान को जगह दी। प्रोफेसर मोहम्मद हसन के मुताबिक देखिए, इस जदीद जहन की यानी मखजन और नक़ाद ने एक सिमत की तरफ रहनुमाई की। मखजन और नक़ाद ने उर्दू अदब में विक्टोरियन इंग्लिस्तान की तहजीब को आदर्श तस्लीम किया और साफ़ सुथरे मजाक की रिवायत उस्तुवार की। नक़ाद भी कोई रिसाला है, ज़रा देखिएगा किसका रिसाला है, तो अब याद रख लीजिएगा किस रिसाले ने इंग्लिस्तान की तहजीब को आदर्श किया। तो मखजन और नक़ाद ने करें। पहले पहल इसकी इब्तदाई नकूश मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मीर नासिर अली दहलवी और अब्दुल हलीम शर्र की तहरीरों में मिलता है। बस इतना काफ़ी है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है निसाब के हिसाब से। 20वीं सदी में आगाज़ हुआ। सबसे पहले किसने लिखा इसमें? सज्जाद हैदर यलदरम ने, और उसके साथ उनके अहबाब ने लिखा। और दो रिसाले थे, कौन कौन थे बताइए? बताया था अभी। दो रिसाले कौन कौन थे जिनसे इसको तकवीत मिली? रवि तो बताया, नक्काद और मखजन। इतना जल्दी भूलेंगे तो हो गया काम। हल्के अरबाब ज़ौक़, ये पढ़ लीजिए, थोड़ा सा तारीख जान लीजिए, नाम जान लीजिए, काफ़ी है इतना। 1935 के लगभग, बल्कि यूं कहिए कि 20वीं सदी की चौथी दहाई। तो 35 से ये जोड़ना चाहेंगे किससे? ये जोड़ना चाहेंगे तरक्की पसंद तहरीक से, लेकिन हम आपको सीधे लाएंगे जगह पर, चूँकि अभी पढ़ाया उसको। हल्के अरबाब ज़ौक़ का नाम क्या था? बज़्म अफसाना गोया। बज़्म अफसाना गोया के नाम से पहले एक अंजुमन कायम की गई। जैसा कि नाम से जाहिर है कि बज़्म अफसाना सिर्फ अफसाने तक महदूद थी, लेकिन बाद में यानी
29 अप्रैल 1939 को तरक्की पसंद तहरीक के क़याम के लगभग 3 साल बाद नाम तब्दील हो गई। याद रखिएगा, ये सवाल आता है, यही सीधे सीधे सवाल आता है कि क्या नाम है, क्या पढ़ रहे थे अभी आप लोग? हल्का अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम क्या था, या किस तहरीक का पुराना नाम था? बज़्म अफ़साना गोया, हल्का अरबाब ज़ौक़, याद रखिएगा। और क़य्यूम नज़र और यूसुफ़ ज़फ़र के हल्के में शामिल होने के बाद, ये दो नाम बहुत अहम है, क़य्यूम नज़र और यूसुफ़ ज़फ़र हल्का अरबाब ज़ौक़ में क्या हो गया, शायरी और शायरी की तनकीद को भी यहाँ जगह मिली और उसके दायरा कार में बतदरीज तोसी हो गई। ड्रामे ने भी जगह पाई, मुअर्रा और आज़ाद नज़्म को मकाम मिलना शुरू हुआ, गज़ल को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया। गरज जल्द ही एक जामे पैराया में हल्का रबाब ज़ौक़ ने अपनी सरगर्मियों को आगे बढ़ाया। उसी के साथ ये बात भी अहमियत रखती है कि हल्का रबाब ज़ौक़ का क़याम चूँकि लाहौर में आया था, ये याद रख लेना आपको, इसलिए उम्मन पंजाब का हल्का मुतसव्विर हो गया, यानी उसका से मुतासिर हो गया कह लीजिए। लेकिन जल्द ही गलत फहमी दूर हो गई और बर सगीर के दीगर इलाकों के कलमकारों ने भी उसमें या तो शिरकत की या अपना ताउन दिया। बज़्म अफ़साना गोया के बानी देख लीजिए, आप याद रखिएगा, बानी अरकान में शेर मोहम्मद अख्तर, ताबिश सिद्दीकी और नसीर अहमद, 3 नाम याद रख लीजिएगा। शेर मोहम्मद अख्तर, ताबिश सिद्दीकी और नसीर अहमद वगैरह। फिर मीरा जी, मुमताज़ मुफ्ती और मुख्तार सिद्दीकी, याद रख लीजिएगा इतना। इन लोगों ने इसको तक़वियत दी और आगे बढ़ाया। हल्के के रिकॉर्ड के मुताबिक मीरा जी ने सबसे पहले 25 अगस्त 1940 को हल्के के जलसे में शिरकत की थी। नाम इनका दिया है, इसका मतलब इनका नाम कुछ अहम है। मीरा जी की वजह से हल्के को एक वाज़े अदबी रुझान मिला और उसकी कशमकश का बाइस वही हुए, इसलिए हल्का रबाब ज़ौक़ का नाम लेते ही मीरा जी का नाम आता है। हरचंद के अरकान में बेदी, हसन राज रहबर, कन्हैयालाल कपूर, प्रकाश पंडित और बेगम सकीना महमूद के नाम भी हैं, यानी ये लोग भी थे इसमें। और दिल्ली में उसकी जो शाख कायम हुई, उसके मुतमद यानी उसके जिम्मेदार डॉक्टर इबाद बरेलवी हुए थे। दिल्ली में भी उसका एक शाख कायम हो, जिस तरह तरक्की पसंद तहरीक के दीगर शहरों में कायम हुए, इस तरह इसका भी। बाद धीरे धीरे खासतौर पर शुमाली हिंद के कई इलाकों में हल्का को वसाअत हासिल हो गई। हल्का के अरकान की हमेशा से मसाई रही कि हल्का के मकासद में तोसी की जाए और अरकान में इजाफा किया जाए। ये बातें एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए, फिर छोड़ देता हूँ, ये यहाँ में बाकी जुजियात में न भी जाएंगे तो काम चल जाएगा। हल्का का अहम मसला जलसों के लिए मकाम का हुसूल था। इब्तदान ये जलसा अरकान हल्का के रिहाइश गाहों पर हुआ करते थे, यानी अरकान हल्का जो 3 लोग थे, उसमें एक नाम था ना नसीर अहमद, जामई के रिहाइश गाह अकब लक्ष्मी मनुष्य पर मुनक़िद होता था। फिर ये जलसा कभी बदरू क्या पढ़े, मनशन लक्ष्मी मनशन मनुष्य नहीं, हाँ ठीक है, मनशन ही होता है, लफ्ज़ यही है, ये लक्ष्मी मनशन। कभी बदरुज़्ज़मा के दफ्तर पर हुए, जो क्या लिखा है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते थे, हाँ, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार करते थे। और कभी मिस्री शाह में वाक़ ताबिश सिद्दीकी के मकान पर, यानी 2-3 लोग बानी थे। 1944 में ये कहीं 44 में कहीं ये तय किया गया, कहीं ये तय किया, जगह नाम नहीं है, कहाँ तय किया गया कि वहाँ जलसा करने के बजाय YMCA में जलसे हुआ करें। ये सिलसिला देर तक चलता रहा। YMCA 1944, ये इसकी बुनियादी मालूमात है। अच्छा, मैं आपको और बता दूं, यहाँ बहुत सारे लोग का नाम है, जैसे अहमद नदीम कासमी, इनका भी नाम इसमें है, अख्तर शिरानी का भी नाम है, ठीक है, और लोगों का नाम है। इसको भी इधर से ना पढ़ते पढ़ते आप यहाँ इसके आखिर में जब जाइएगा, मैं बता देता हूँ, वहीं पढ़ लीजिएगा एक मतलब इसको यहाँ। किसने लिखा है ये,
बताता हूँ कहाँ पढ़ लेना आपको। ये है इक्तिसाबी नताइज। इसको अगर पढ़ लेंगे तो दोनों का खुलासा और लुब्बे-लुबाब सामने आ जाएगा। इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, बहुत टाइम नहीं है तो इसको पढ़ डालिए, फिर कल देखते हैं। चलिए जल्दी से, किसी कुछ पूछना है? सर आने वाले कल से क्लास नहीं होगी क्या? मेरे तो अभी 22 दिन। आपकी क्लास मुकम्मल होगी, आपकी क्लास क्यों नहीं होगी? आपको तो पूरा पेपर मिलेगा, आपकी क्लास होगी भाई। ये देखिए, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये देखिए, हमारे ख्याल में अदब की अव्वलिन खुसूसियत ये है कि अव्वल और आखिर अदब हो। तरक्की पसंद और रजात पसंदी बात की बातें हैं। जो चीज़ मेयार पर पूरी नहीं उतरती, हल्का के नज़दीक दरखोरी एतना नहीं, यानी काबिल तवज्जो नहीं। ये बात कही गई थी। ठीक है, किस तारीख के बारे में कही जाती है? हल्का नबाबी ज़ौक़ के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं, अपनी मदद आप में।